रतन टाटा, जिनका निधन कुछ ही दिन पहले हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ये हमारे भारत की आन बान शान और बिजनेस का बेस है। और भारत आज अपने इस हीरे को खो चुका है। आज सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर तरफ रतन टाटा के नाम की ही चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी हमारे भारत के सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो थे ही, साथ ही साथ इन्होंने कई सारे ऐसे सोशल वर्क भी किए हैं जिसकी वजह से आज इनके निधन के बाद हर भारतवासी की आंखें नम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रतन टाटा ने यह इतना बड़ा बिजनेस अंपायर किस तरह से खड़ा किया? क्या ये सब इनके अकेले की मेहनत है? और क्या है टाटा ग्रुप की हिस्ट्री? अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज जो इतना बड़ा टाटा ग्रुप अंपायर आप देख रहे हैं, ये रतन टाटा के अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरे 150 साल की मेहनत है। इस बिजनेस की नींव रखी थी सर जमशेद जी टाटा ने, और ये समय था साल 1839 का, जब जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ। साल 1858 में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इनका बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। लेकिन अभी भी जमशेद जी टाटा सिर्फ कॉटन को सेल करके सेटिस्फाई नहीं थे। अब वो खुद कॉटन के क्लोथ बनाना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने साल 1878 में नागपुर के अंदर एक मिल खोला और यहाँ कपड़े बनना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी थी। यहाँ के वर्कर अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे थे। रोज कम से कम 20% वर्कर काम करने के लिए नहीं आते थे, और इसका भी सॉल्यूशन जमशेद जी टाटा ने निकाल लिया। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का फैसला किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया। इसके अलावा उन्होंने फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे जैसे इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करवाया। दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से वर्कर खुद को काफी ज्यादा वैल्यूड फील करने लगे। उसके बाद वर्कर्स ने जमशेद जी टाटा के बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर काम करना शुरू कर दिया, और उनके अंदर एक नया जोश देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर सिल्क की डिमांड काफी ज्यादा हुआ करती थी, और जमशेद जी ने देखा कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर कुछ कुछ फ्रांस की तरह ही है। इसलिए उन्होंने फ्रांस से सिल्क वर्म खरीदा और बेंगलोर और मैसूर के अंदर टाटा सिल्क फार्म खोल दिया। यहाँ के लोकल किसानों से सिल्क वर्म की ब्रीडिंग करवाई। इसके अलावा जमशेद जी मुंबई के रहने वाले थे और अपने शहर से उन्हें काफी ज्यादा लगाव था। वो चाहते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए यहाँ एक 5 स्टार होटल खोला जाए, और इसलिए उन्होंने साल 1898 में मुंबई के अंदर ताजमहल होटल की नींव रखी, और साल 1903 में ये होटल बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा वो स्टील को भी भारत के अंदर डेवलप करना चाहते थे। उन्हें पता था कि कंस्ट्रक्शन, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टील का हमारे भारत में बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब वो भारत के अंदर स्टील प्लांट लगाना चाहते थे। उन्होंने ताज होटल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अपनी जिंदगी के 17 साल भारत के अंदर आयरन रिजर्व्स को ढूंढने में लगा दिए, और फिर आखिरकार उन्हें साल 1899 में बंगाल प्रोविंस के अंदर आयरन के रिजर्व मिल गए। उन्होंने ताज होटल को तो अपने सामने खुलते हुए देख लिया था, लेकिन बदकिस्मती से जमशेद जी अपनी आंखों से स्टील बनता हुआ नहीं देख पाए, क्योंकि साल 1904 में 65 वर्ष की उम्र में जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब उनके सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे दोराब जी टाटा के हाथ में आ चुकी थी। दोराब जी टाटा को लगता था कि हमारा भारत साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के मामले में दूसरी कंट्रियों से बहुत पीछे है। इसलिए उन्होंने साल 1909 में बेंगलोर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टैब्लिश किया, और दोस्तों, इसी इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बना कर दिया। एजुकेशन के अलावा दोराब जी टाटा भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाना चाहते थे। उन्होंने 7000 वर्कर्स की मदद से डैम्स और लेक्स बनाए। साल 1911 में ये पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसे आज आप और हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने फादर जमशेद जी टाटा का सपना पूरा करने के लिए एक स्टील प्लांट भी लगाया, और इस कंपनी का नाम टाटा स्टील रखा गया। दोराब जी टाटा के आने से भी टाटा ग्रुप का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन आखिरकार 1932 में दोराब जी टाटा का निधन हो गया, और उनके जाने के बाद साल 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने इन्हीं के फैमिली मेंबर JRD टाटा। इन्होंने टाटा ग्रुप में आने के बाद सबसे पहले टाटा एविएशन सर्विस की स्टार्टिंग करी। लेकिन जब साल 1947 में भारत को आजादी मिली, तो भारत की सरकार ने भारत की कुछ कंपनियों को अपने हैंड ओवर कर लिया, और इसमें ये एयरलाइन भी शामिल थी, जिसका नाम बाद में बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। इसके अलावा JRD टाटा ने ऑब्जर्व किया
कि भारत के अंदर कुछ जरूरी केमिकल्स को बाहर से मंगवाया जाता है, जैसे कि कास्टिक सोडा और ऐश सोडा। दोस्तों ये ऐसे केमिकल थे जिनके जरिए साबुन, डिटर्जेंट, ग्लास और टेक्सटाइल जैसी चीजें बनाई जाती थी, और अब इनका सपना था कि वो इन केमिकल्स को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए उन्होंने गुजरात के अंदर एक केमिकल प्लांट खोल दिया। दोस्तों इसी तरह स्टार्टिंग हुई टाटा केमिकल्स की। ये वही टाटा केमिकल है जो आज टाटा सॉल्ट को भी बनाता है। इसके बाद टाटा ने नोटिस किया कि हमारे देश के आजाद होने के बाद भी यहाँ भारत का अपना कोई कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने लैक्मे की स्टार्टिंग करी। दोस्तों असल में लैक्मे एक फ्रेंच ब्रांड होता था जिसका हिंदी में मीनिंग लक्ष्मी है, और जेआरडी टाटा ने इस ब्रांड को हिंदी नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि हमारे भारत की वुमेन फॉरेन नाम से काफी ज्यादा इंस्पायर है और बाहर के ब्रांड को ही हाई क्वालिटी समझती हैं, और इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम लैक्मे रखा गया। इसके बाद जेआरडी टाटा ने टेल्को नाम की एक कंपनी खोली। ये कंपनी पहले रेलवे के लिए स्टीम इंजन बनाने का काम करती थी, लेकिन बाद में इस कंपनी में ट्रक्स भी बनाए जाने लगे। दोस्तों ये वही कंपनी है जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, और इसकी हजारों गाड़ियां हमारे देश के अंदर दौड़ रही हैं। दोस्तों अब जेआरडी टाटा की उम्र 87 साल हो चुकी थी, और अब समय था टाटा ग्रुप की कमान किसी और नए यंग पर्सन के हाथ में देने का। उन्होंने इस काम के लिए अपनी ही फैमिली के एक मेंबर को सिलेक्ट किया, और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा जी। दोस्तों इस समय रतन टाटा जी यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पास जेआरडी टाटा का लेटर पहुंचा और उनसे इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा गया। दोस्तों रतन टाटा इंडिया आए और उन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन कर लिया। उनकी डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर जेआरडी टाटा ने उन्हें एक के बाद एक बड़े बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दी। उनके आने के बाद टाटा ग्रुप को अपने बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। इसके बाद साल 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। दोस्तों चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने देखा कि भारत के पास अपनी ऐसी कोई कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सभी कुछ इंडिया के अंदर हो रहा हो। इसी वजह से साल 1995 में सर रतन टाटा जी ने एक 100% इंडियन कार बनाने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और आखिरकार साल 1998 में भारत की पहली कार को लॉन्च कर दिया गया, और इस कार को इंडिका नाम दिया गया। दोस्तों आज टाटा मोटर टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। इसके बाद सर रतन टाटा जी चाहते थे कि भारत की कंपनी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आज टाटा ग्रुप अपने आधे से ज्यादा रेवेन्यू को इंडिया के बाहर से गेन करता है। दोस्तों रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो कुछ अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। हर फील्ड में टाटा ग्रुप ने कामयाबी हासिल करी, लेकिन आज टाटा ग्रुप का ये हीरा हमारे बीच नहीं रहा। 9 अक्टूबर साल 2024 के दिन इनका निधन हो चुका है, और अब टाटा ग्रुप की कमान संभाली है रतन टाटा के स्टेप ब्रदर नोएल टाटा ने। अब देखना यह है कि नोएल टाटा टाटा ग्रुप को कितना ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, और उनकी चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस वीडियो के बारे में और रतन टाटा जी के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।